माजा मुंह के बल नीचे गिरा। अगर वो दोनों हाथ जमीन पर ना टिका लेता तो उसका मुंह जमीन पर लगता और एक हाथ दांत जरूर टूट जाता। उसने उठने की कोशिश की मगर गामे ने उसे मौका नहीं दिया और उसे पे दर पे ठोकरें मारने लगा। माजा गुजर उसकी ठोकरें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर उसका दाव चल गया। उसने गामे का पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। गामा चकरा कर गिरा। वो दोनों एक दूसरे से गुथमगुथा हो गए। कभी गामा नीचे आ जाता और कभी माजा गुजर। ताकत में वो दोनों एक दूसरे के बराबर थे और एक दूसरे को रगीते हुए सड़क पर आ गए और फिर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सड़क के किनारे का कुछ हिस्सा कच्चा और ढलवान था। उस ढलवान के साथ ही चप्पड़ का गंदा पानी था और ढलवान पर लुढ़कते हुए चप्पड़ के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। ठीक उसी वक्त बाईं तरफ से कोई गाड़ी आती दिखाई दी। वो दोनों हेडलैम्प्स की रोशनी में थे। इस वक्त गामा नीचे था और माजा गुजर उसके सीने पर सवार था। उसने दोनों हाथ गामे के गले पर दबा रखे थे। गामे ने माजू को अपने दोनों पैरों पर उठाना शुरू किया और बिलाकर पैरों को जोरदार झटका दिया। माजा गुजर उसके ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल शराब की आवाज से चप्पड़ के गंदे पानी में गिरा। गाड़ी करीब आती जा रही थी। गामा उठकर सड़क पार करके गली की तरफ दौड़ा और फिर देखते ही देखते तारीकी में गायब हो गया। माजा गुजर चप्पड़ के गंदे पानी में तर हो गया। उसने उठने की कोशिश की, पैर फिसला और फिर तालाब में गिरा। इस दौरान वो गाड़ी वहां कर रुक गई। दो आदमी गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ लपके। माजा गुजर हेडलैम्प्स की रोशनी में था। क्या हुआ? कौन हो तुम? और वो दूसरा आदमी कौन था? कार से उतरने वाले एक आदमी ने पूछा। पता नहीं कौन था, माजा गुजर ने जवाब दिया। मैं इधर से गुजर रहा था कि वो अचानक ही गली से निकलकर सामने आ गया और पिस्तौल दिखाकर कहने लगा कि जो कुछ है मेरे हवाले कर दो। मैं उससे भिड़ गया और फिर गाड़ी को आते देखकर उसने मुझे चप्पड़ में गिरा दिया और उस तरफ भाग गया। उसने गली की तरफ इशारा किया। तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? दूसरे आदमी ने पूछा। बेरी चौक पर छोटी सी दुकान है जी। दुकान बंद करके घर जा रहा था, करीब ही रहता हूँ, घर ज्यादा दूर नहीं, माजे ने जवाब दिया। वो यकीनन शुरू ही से तुम्हारे पीछे लगा हुआ होगा। पहले आदमी ने कहा। तुम्हें थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। अगर चाहो तो हम तुम्हारे साथ थाने जाकर गवाही देंगे। कोई फायदा नहीं जी, माजे ने छप्पड़ से निकलते हुए जवाब दिया। वो तो भाग गया। पुलिस वाले उसे तलाश करने की बजाय मुझे ही परेशान करेंगे। उस लुटेरे से तो मैं बच गया हूँ, लेकिन पुलिस वाले मेरी जेबें खाली करा देंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, उस शख्स ने कहा। हम तुम्हारी कोई और मदद कर सकते हैं? शुक्रिया जी, मेरा घर करीब ही है, मैं चला जाऊंगा, माजे गुज्जर ने जवाब दिया। ठीक है, हम तो तुम्हारी मदद के ख्याल से रुक गए थे, उस शख्स ने कहा और अपने साथी को इशारा करता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। वो लोग कार में बैठकर चले गए। माजा गुजर सड़क के किनारे खड़ा अपनी सूरत-ए-हाल का जायजा लेता रहा। उसका लिबास गंदे पानी से तर था। हाथ पैरों और मुंह पर भी कीचड़ लगा हुआ था। उसे अपने आप से बदबू आ रही थी। जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी वो जगह वहां से खासी दूर थी और वहां दुकानें भी थी। ज़ाहिर दुकानें खुली होंगी, लोगों की आमदोरफ्त भी होगी और उसे इस हालत में देखकर लोग यकीनन चौंकेंगे। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सड़क पार करके सामने तारीक गली में घुस गया। जाहिर है वो रात भर यहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। वो उस सड़क पर पहुंच गया जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी। बाईं तरफ स्कूल के मैदान की दीवार थी। वो दीवार के साथ साथ चलता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रेशमा वाकई बहुत अच्छी खातून थी। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने उन दोनों के लिए नाश्ता बनाया और फिर समीना के पैर की मालिश की। 10 बजे के करीब शारिक वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रुकोगी, शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। यह जगह तुम्हारे लिए ज्यादा महफूज है, यहाँ तुम्हें आराम का भी मौका मिलेगा। हुमैरा आज किसी वक्त आ जाएगी, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। शारिद चला गया। समीना अपने कमरे में बैठी रही। फिर रेशमा भी उसके पास आकर बैठ गई। तुम्हारा नाम तो कई मर्तबा सुना था, आज पहली मर्तबा देखा है, रेशमा उसकी तरफ देखते हुए बोली। शारिक को कैसे जानती हो? इसके साथ क्यों रह रही हो? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मुझे ऐसी लड़कियों के माँ बाप होते हुए भी उनका कोई नहीं होता, समीना ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया। मैं शारिक के साथ क्यों रह रही हूँ ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकती। लेकिन तुम लोगों से शारिक का क्या ताल्लुक है? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। भोले का बाप नशा बेचा करता था, रेशमा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मुझे उसका पता नहीं था। पता तो उस वक्त चला जब पहली मर्तबा पुलिस ने यहाँ छापा मारा। यहाँ से पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन वो भोले के बाप को पकड़ कर ले गए। वो दूसरे दिन घर आया तो उसके साथ ही शारिक भी था। इसने हमें तसल्ली दी कि पुलिस वाले आइंदा भोले के बाप को नहीं सताएंगे। मेरा ख्याल था कि शारिक एक शरीफ आदमी है जिसने भोले के बाप की जमानत दी होगी और भोले के बाप ने नशा बेचना छोड़ दिया होगा। मेरी समझ में नहीं आया कि भोले के बाप ने यह धंधा शुरू ही क्यों किया था। यह मकान अपना है, नीचे की दोनों मंजिलें किराए पर चढ़ी हुई हैं, हर महीने माकूल रकम मिल जाती है। वो खुद भी स्टेशन के सामने GTS के अड्डे पर फलों की दुकान लगाता था। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक था। उसे ये धंधा करने की क्या जरूरत थी?
मेरा ख्याल था कि उस रोज पकड़े जाने के बाद जब दूसरे दिन वो छूट कर आया था तो उसने ये धंधा छोड़ दिया होगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। उस रोज के बाद तो वो अक्सर घर से गायब भी रहने लगा था, कभी पेशावर, कभी कहाँ। और फिर एक रात उसकी लाश घर आई। वो शाह आलमी पुलिस की गोली लगने से मर गया था। उस वक्त मुझे पता चला कि बोले के बाप ने वो धंधा छोड़ा नहीं था, बल्कि वो इस दलदल में और भी आगे बढ़ गया था और बिलाकर पुलिस के हाथों मारा गया। शारिक दूसरे दिन हमारे घर आया। उसने मुझे भी तसल्ली दी और बच्चों को भी। उसके बाद वो अक्सर आता रहा। बोला और मेरा उससे बहुत मानूस हो गए। शारिक जब भी आता इनके लिए कुछ न कुछ लेकर आता। पहले मुझे शारिक के बारे में शुबा था, फिर यकीन हो गया कि ये भी वही धंधा करता है। मेरा ख्याल था कि अब वो बोला को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ये शुबा गलत निकला। बोला टायरों की एक दुकान पर मुलाजिम था। शारिक ने उससे कहा कि वो नौकरी छोड़ दे और अपनी दुकान खोल ले। उसने बोले को इतनी बड़ी रकम भी दी कि वो आसानी से दुकान खोल सकता है। बोले ने एक किराएदार को नोटिस दे रखा है, वो चंद रोज में दुकान खाली कर देगा और फिर बोला वहीं अपनी दुकान खोलेगा। उसने टाई मुरम्मत करने वाले कुछ कारीगरों से भी बात कर ली है। शारिक के बारे में मेरा ख्याल था कि वो स्मगलर है, गैर कानूनी धंधा करता है। वो खुद भी बहुत बुरा आदमी होगा, लेकिन मैं इसे देख चुकी हूँ। वो एक शरीफ आदमी है। तुम्हारे बारे में 2-3 मरतबा सुना था कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। रेशमा खामोश होकर सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। लाहौरी की रहने वाली हूँ, मेरा पूरा खानदान यहाँ है, लेकिन मुकद्दर ने मुझे एक ऐसे चक्कर में फंसा दिया कि मैं किसी का सामना नहीं कर सकती, समीना ने जवाब दिया। रेशमा कुछ देर बैठी रही, फिर कमरे से निकलकर घर के कामों में मसरूफ हो गई। तकरीबन 12 बजे बोला और हमेरा भी आ गए। वो सियालकोट अपने मामू के यहाँ गए हुए थे। समीना को देखकर वो दोनों हैरान थे और जब रेशमा ने उन्हें समीना के बारे में बताया तो हमेरा उसके पास ही बैठ गई और बोला बाहर जाकर अपने कबूतरों की तरफ मुतवज्जो हो गया। शाम से जरा पहले हमेरा ने एक किताब और एक कापी उठाई और चादर उड़ते हुए माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ मैं ज़ारफा के घर जा रही हूँ, 1-2 सवाल उससे समझने हैं। समीना भी सेन में रेशमा के करीब बैठी हुई थी। वो हमेरा की तरफ देखते हुए बोली, लाओ मुझे दिखाओ कौन से सवाल है। हमेरा उलझी हुई निगाहों से उसके करीब आ गई और कापी उसकी तरफ बढ़ा दी। समीना ने वो सवाल देखे और हमेरा को करीब बिठाकर समझाने लगी। आपने तो बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, कितनी जमातें पढ़ी हैं आपने? हमेरा ने पूछा। मैंने इंग्लिश में एमए किया है, समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमेरा के अलावा रेशमा ने भी बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा था। बोला अब अपने कमरे में डोर का पिन्ना और पतंग निकाल लाया था। उसने पिन्ना हमेरा के हाथ में दिया और पतंग उड़ाने लगा। इस वक्त आसमान पर और भी बहुत सी पतंगे नजर आ रही थी। तुम डोर का पिन्ना पकड़कर बैठ गई, पढ़ोगी कब? समीना ने कहा। ये बोधा रोज ऐसे करता है, मुझे पिन्ना थमा देता है और खुद पतंग उड़ाने लगता है, और जब इसकी पतंग कट जाती है तो मुझे डांटता है कि मैंने डोर रोक रही थी। हमेरा ने जवाब दिया। समीना मुस्कुरा कर रह गई। रेशमा के मकान से निकलने के बाद शारिक रेलवे स्टेशन और मैकलोर रोड से होता हुआ माल रोड पार करके एजी ऑफिस की तरफ निकल आया। चुबुर्जी की तरफ जाने से पहले उसने पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया था और फिर चुबुर्जी से होता हुआ मुल्तान रोड की तरफ निकल गया। जब वो हवेली पहुंचा तो 12 बजने वाले थे। नौनके के अलावा राजा और गामा भी वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर 12 बज रहे थे। हवेली के अंदर दर्ज के नीचे गाड़ी खड़ी करके शारिक जैसे ही नीचे उतरा, गामा तेज कदम उठाता उसके करीब आ गया। खसब हो गया शारिक बाबू, मुझे मालूम है। शारिक ने उसकी बात काट दी। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? कल रात 10 बजे के करीब मैं और राजा वहां कमरे में बैठे रोटी खा रहे थे कि उन्होंने अचानक ही हमला कर दिया। वो 5-6 आदमी थे। वो फायरिंग करते हुए अंदर घुसे आ रहे थे। उसके साथ ही उनमें से 2 आदमी ने जगह जगह पेट्रोल छिड़क कर आग लगाना शुरू कर दी। हमारे लिए मुकाबले का मौका नहीं था। हम पिछले रास्ते से भाग निकले। अगर रुककर मुकाबला करने की कोशिश करते तो वो हमें भून डालते। अच्छा किया तुम लोग वहां से निकल आए, शारिक ने कहा। वैसे क्या तुम्हें मालूम है कि उनमें कौन कौन शामिल थे? रहमत को तो मैंने देखा था, वो आजकल माचे का बड़ा चमचा बना फिर रहा है। इस मर्तबा राजा ने जवाब दिया। रहमत के अलावा याकूब का चमचा जीला भी था, शारिक ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला शारिक बाबू? गामे ने चौंक कर पूछा। आग लगाने के बाद भी ये दोनों वहां मौजूद थे, शारिक ने कहा और फिर अपने साथ पेश आने वाले वाकये की तफसील बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, किस्मत अच्छी थी कि हम लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए, और अगर माजा गुजर इस वक्त वहां होता तो कल की रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात होती। समीना बीबी कहाँ है शारिक बाबू? नौ लखे ने पूछा। भागने की कोशिश में उसके पैर में मोच आ गई। यहाँ लाना मुनासिब नहीं है, उसे मैं एक महफूज जगह पर छोड़ आया हूँ, शारिक ने जवाब दी और फिर गामे की तरफ देखते हुए बोला, और थाने में तवीले में आती जिंदगी की रिपोर्ट लिखवा दो। उस रिपोर्ट में माजा गुज्जर, जिला और रहमत का नाम जरूर होना चाहिए। अगर ऐसे चोर रिपोर्ट लिखने में हिलो जैसे काम ले तो कुछ और रकम लगा देना। ऐसे मौकों पर ये लोग कुछ अड़ल जरूर करते हैं।
ठीक है शारिक बाबू, मैं भी चला जाता हूँ, गामे ने कहा और कुछ देर बाद ही हवेली से रुखसत हो गया। शारिक शाम तक हवेली में रहा और फिर राजा को हवेली में रहने की हिदायत करके दोबारा शहर आ गया। वो सीधा ग्वाल मंडी आया था। गाड़ी उसने मौलवी हमीद के होटल से दूर ही छोड़ दी थी। ये इलाका मुकम्मल तौर पर मौलवी हमीद के कंट्रोल में था। माजे गुजर के आदमी यहाँ से धंधा छोड़कर भाग निकले थे। शारिक ने होटल के सामने कार रोककर मौलवी हमीद को इशारा किया और आगे चलता हुआ बिजली के एक खंभे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उस खंभे का बल्ब या तो फ्यूज था या टूटा हुआ था। बहरहाल यह निस्बतन तारीख जद शारिक को मुनासिब लगी। चंद मिनट बाद ही मौलवी हमीद भी वहां आ गया। क्या हुआ शारिक बाबू, तबीले को आग किसने लगाई थी? उसने आते ही पूछा। हमारा एक ही दुश्मन है, उसके सिवा और कौन हो सकता है? शारिक ने जवाब दिया। तुम सुनाओ, क्या सूरत हाल है? हर तरफ गड़बड़ी नजर आ रही है, मौलवी हमीद ने जवाब दिया। तबीले में आग लगने के बारे में मुझे रात ही को पता चल गया था। आज सुबह 11 बजे के करीब यह पता चला कि याकूब मंदिर वाले को किसी ने कत्ल कर दिया है। उसकी लाश पुलिस को मंदिर के एक कमरे में मिली थी। पुलिस को उसके चेले जीले की तलाश है जो लापता है। और कोई खास बात? शारिक ने पूछा। खबरें तो बस ऐसी ही हैं, मौलवी ने जवाब दिया। आजकल में पुलिस सरगर्मी दिखाने वाली है, तुम 1-2 दिन जरा मुतात रहना। शारिक कहते हुए मुड़कर उस तरफ चल पड़ा जहां उसकी कार खड़ी थी। ग्वाल मंडी से निकलकर वो अनारकली की तरफ आ गया। सुहेल के रेस्टोरेंट वाली गली में दाखिल होते ही उसने गाड़ी रोक ली। शीशे चढ़ाए और दरवाजा लॉक करने के बाद चाबियां जेब में डालता हुआ सुहेल के रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगा। इस वक्त 9:30 बजे थे। रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे हुए थे। सुहेल काउंटर पर नहीं था। काउंटर पर जो लड़का बैठा हुआ था उसने शारिक को देखकर ऊपर इशारा किया। शारिक से यहाँ चिढ़ता हुआ ऊपर वाले कमरे में आ गया। सुहेल वहां बैठा खाना खा रहा था। तुम कहाँ गायब थे? सुहेल उसे देखते ही बोला। मैं तो समझा था कि तुम ये शहर तो क्या ये मुल्क ही छोड़कर जा चुके हो। ये मुल्क छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। शारिक ने उसके सामने बैठकर बेतकल्फी से खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। जब कभी बाहर जाने का प्रोग्राम बना तो तुम्हें जरूर बताऊंगा, बल्कि तुम्हें सारी लेकर जाऊंगा। 1 मिनट, सुहेल उठते हुए बोला। मैं पहले तुम्हारे लिए खाने का कह दूं? लगता है 2-3 दिन से तुम भूखे हो। उसने दरवाजे के करीब जाकर लड़के को आवाज दी और उसे खाने का कहकर दोबारा कमरे में आ गया। कहाँ गायब थी इतने रोज से? सुहेल कुर्सी पर बैठते हुए बोला। घर की भी खबर नहीं ली। अम्मा और रदिया ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। गलती होगी कि इतने रोज से मैंने उन्हें अपने बारे में कोई इतला नहीं दी। बहरहाल आज मैं घर जाऊंगा। तुम इस दौरान गए थे या नहीं? शारिक ने पूछा। 2-3 मरतबा जा चुका हूँ। जब भी जाता हूँ वो दोनों तुम्हारे बारे में ही पूछती हैं। हम तो कई रोज से मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की, सुहेल ने जवाब दिया। इस दौरान होटल का मुलाजिम लड़का खाना लेकर आ गया। शारिक देर तक सुहेल से बातें करता रहा। जब वो रेस्टोरेंट से निकला तो 11:30 बज चुके थे। वो यही फैसला करके निकला था कि यहाँ से सीधा बागमानपुरा जाएगा और 2-3 घर पर ही रहेगा। समीना की तरफ से उसे परेशानी नहीं थी, वो महफूज जगह पर थी। उसने कार के करीब आकर चाबी से स्टीयरिंग साइड का दरवाजा खोला और अपनी सीट पर बैठकर इग्निशन में चाबी लगाई थी कि एक हल्की सी हुर्राहट उसकी समाज से टकराई। गाड़ी स्टार्ट करके लक्ष्मी चौक की तरफ ले चलो शारिक बाऊ। उसके साथ ही पिस्तौल की नाल शारिक की गर्दन से लग गई। शारिक के मुंह से बेचार गहरा सांस निकल गया। हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने अग्रेशन में चाबी घुमा दी। शारिक के ख्याल में वो माजे गुज्जर का आदमी था। वो कार को घुमाकर अस्पताल रोड पर ले आया और अपने सामने लगा हुआ कभी मंदिर पेश करने वाला आईना दुरुस्त करने लगा। इसी दौरान उस आदमी ने उसकी गर्दन से पिस्तौल हटा लिया क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक था और लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो सकते थे। पिस्तौल मेरे हाथ में है, अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो बिला झिझक गोली मार दूंगा। उस शख्स ने शारिक को वार्निंग दी और सीट पर संभल कर बैठ गया। तुम कौन और गाड़ी में कैसे बैठे थे जबकि दरवाजे लॉक थे? शारिक ने आईने में देखते हुए कहा। वो शख्स सुर्ख शर्ट और जीन्स पहने हुए था। उसका चेहरा भाई शारिक को अजनबी सा लगा था। और फिर पैंट शर्ट। माजो गुज्जर के गिरोह में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो पैंट शर्ट पहनता हो। वो सब धोती मानने वाले लोग थे। किसी गाड़ी का लॉक खोलना हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता, उस शख्स ने जवाब दिया। मैं तकरीबन 1.5 घंटे से गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इत्तेफाक से तुम्हें यहाँ गाड़ी से उतरते और रेस्टोरेंट में जाते हुए देख लिया था। बहुत देर लगा दी तुमने होटल में। एक दोस्त से मुलाकात के लिए आया था, उसी से गपशप हो रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि तुम हो कौन। माजे गुज्जर के गिरोह के तो नहीं लगते। शारिक कहते हुए एक बार फिर सामने आईने की तरफ देखने लगा। माजा गुज्जर वो चोर दा पुत्र है। वो शख्स मुस्कुरा दिया। दूध बेचने वाला वो 3rd रेट गुंडा, क्या जाने कि ये धंधा क्या है। उस जैसे लोगों को तो हम घास भी नहीं डालते। तो फिर तुम कौन हो? पहली मर्तबा देख रहा हूं तुम्हें, शारिक ने कहा। उसे उस शख्स का लहजा भी कुछ मुअद्दब सा लग रहा था। इस धंधे में शायद नए आए हो। बेईद उमरी गुजरी है इस कारोबार में, उस शख्स ने जवाब दिया। मगर तुम मुझे ले कहां जा रहे हो जबकि मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं? शारिक बोला। न्यू अस्पताल के सामने पहुंचकर उसने गाड़ी निस्बत रोड की तरफ मोड़ दी।
तुम्हें इस तरह अपने साथ ले जाने पर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इसके सिवा चारा भी नहीं था। अगर मैं वैसे तुम्हें अपने साथ चलने को कहता तो तुम साफ इनकार कर देते। बहरहाल अब मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया। हमारी और तुम्हारी चौंके कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हें इस तरह साथ ले जाना एक मजबूरी थी, लेकिन बहरहाल अब हम दोस्तों की तरह बातें करेंगे। उम्मीद है कि तुम भी कोई गड़बड़ नहीं करोगे। तुम्हारा ये अगवा तुम्हारे फायदे के लिए है। बहुत खूब, शारिक ने हल्का सा कैका लगाया। पहली मर्तबा सुना है कि अगवा की कोई वारदात अगवा होने वाले के फायदे के लिए। आज इसका अमली तजर्बा भी हो जाएगा, उस शख्स ने जवाब दिया। इस अगवा में तुम्हारे फायदे ही फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम्हें माजे गुज्जर जैसे चोरों से निजात मिल जाएगी। लाहौर और उसके गिरदोनवा के मुनशियात की पूरी मंडी तुम्हारे कंट्रोल में होगी। मैं समझा नहीं, शारिक बोला। उसके लहजे में उलझन थी। समझ जाओगे, उस आदमी ने कहा। वैसे मेरा ख्याल है कि मुझे अपना तारुफ भी करवा देना चाहिए। मेरा नाम रहमान है और मेरी रहायश भी बजंग ही में है, लेकिन घर जाने का इत्तफाक कभी कभार ही होता है। गाड़ी इस वक्त माजे गुज्जर के अड्डे के सामने से गुजर रही थी। माजी का यह डेरा वीरान पड़ा था। जब से यहाँ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी, उसके बाद इस अड्डे पर माजे का धंधा बंद था। उसका बेटा दिन में वर्कशॉप खोलता और शाम होते ही बंद कर देता। किस तरफ जाना है मिस्टर रहमान? शारिक ने सामने आईने में देखते हुए पूछा। एबर्ट रोड की तरफ ले चलो, रहमान ने जवाब दिया। शारिक ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। चौक के करीब पहुंचकर इधर उधर देखा और गाड़ी को सीधा एबर्ट रोड की तरफ निकाल कर ले गया। उस सड़क के दोनों तरफ लातादाद सिनेमा हॉल थे। रहमान ने एक सिनेमा हॉल के सामने गाड़ी रोक लेने को कहा और सीट पर बैठे बैठे खिड़की से गर्दन निकालकर इधर उधर देखने लगा, और फिर गेट के करीब खड़े हुए आदमी को आवाज देकर बुला रहा। हाजी साहब से जाकर कहोगे रहमान शारिक को ले आया है, उसे दफ्तर में ले आऊं या कहीं और मुलाकात करेंगे। रहमान ने उस शख्स की तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा। उस शख्स ने कन्नदीर से शारिक की तरफ देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ सिनेमा के गेट में दाखिल हो गया। उसकी वापसी में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। हाजी साहब ने कहा है कि इन्हें समनाबाद वाली कोठी पर ले चलो, वो खुद भी यहाँ से निकल रहे हैं। उस शख्स ने पिछली खिड़की पर झुकते हुए कहा। ठीक है, रहमान ने कहा। फिर सीधा होकर बैठे हुई शारिक से मुखातिब हुआ। चलो मिस्टर शारिक, समनाबाद। मेरा गहरे पुरसुकून माहौल में लंबी गुफ्तगू होगी। वैसे ठीक भी है, कारोबारी गुफ्तगू पुरसुकून माहौल में ही होनी चाहिए। यहाँ सिनेमा के दफ्तर में लोगों का आना जाना लगा रहता है, आराम से कोई बात हो ही नहीं सकती। शारिक ने कंधे उचका दिए और इंजन स्टार्ट करके यू टर्न लेते हुए गाड़ी को दोबारा लक्ष्मी चौक की तरफ घुमा दिया। लक्ष्मी चौक से उसने गाड़ी बाईं तरफ मैगलोर रोड पर मोड़ दी। समानाबाद मोड़ पर रहमान की हदायत के मुताबिक शारिक ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ ली और फिर वो उसके इशारे पर गाड़ी को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा। शुरू में शारिक के दिल में खौफ सा पैदा हुआ था, अब वो खत्म हो गया। रहमान का ताल्लुक माजे गुज्जर के गिरोह से नहीं था, ना ही वो उसका दुश्मन था। उसका अंदाज दोस्ताना था, लेकिन शारिक के ज़हन पर एक सवारिया निशान सा बना हुआ था। रहमान कौन था और किसके लिए काम कर रहा है? दफातन उसके ज़हन में जमाका हुआ। रहमान उसे एबर्ट रोड पर एक सिनेमा के सामने ले गया था और सिनेमा में किसी हाजी साहब के नाम पैगाम भिजवाया था। अब बात शारिक की समझ में आ रही थी। हाजी अब्दुल्ला का नाम उसके ज़हन में वादे हो रहा था। ये नाम उसके लिए अगरचे अजनबी नहीं था, लेकिन उसने बहुत अरसे से उसके बारे में कुछ सुना नहीं था। शारिक जैसे जैसे सोच रहा था, सूरत-ए-हाल वादे होती जा रही थी। कुछ अर्सा पहले अखबारात में ड्रग माफिया की चंद बड़ी मछलियों का बड़ा चर्चा रहा था। कौमी असम्बली में भी ड्रग माफिया की उन बड़ी मछलियों के नामों की बात गई सुनी गई थी। अखबारात में उनके बारे में बड़ी लंबी लंबी कहानियां सुनाई गई थी। बाल बड़ी मछलियों के मुतल्लिक तो बाकायदा तहरीर थी। अखबारात की उन कहानियों के मुताबिक ड्रग माफिया के उन पाकिस्तानी डांत के हाथ पैर खश्त बाकी तरह पूरी दुनिया में फैले हुए थे। मुनशियात के हवाले से दुनिया के हर मुल्क में उनका नाम दहशत की अलामत बन गया था। कहा जाता था कि पाकिस्तान में मौत की इन सौदागरों को हुकूमत और असम्बलियों में शामिल बाद अहम तरीन शख्सियात की पुष्पनाई हासिल थी, और हकीकत ये थी कि ये शख्सियात उन्हीं के पैसे पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके असम्बलियों तक पहुंचते थे। हाजी अब्दुल्ला का नाम भी उन बड़ी मछलियों में शामिल था जिनके बारे में इन दिनों अखबारात में बड़ा चर्चा था। अखबारी इतराल के मुताबिक हाजी अब्दुल्ला लाहौर में एक सिनेमा हाउस और ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। उसकी बसें मुल्क के कोने से दूसरे कोने तक सफर करती थी। अमेरिका और कनाडा में ड्रग माफिया के अलावा बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में मुनशियात फरोशों के बड़े बड़े गिरोहों से उसके ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की पुलिस और आला हुकाम उसके बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब रहमान नामी ये नौजवान शाहरुख को उसी हाजी अब्दुल्ला के पास ले जा रहा था। शाहरुख को यह अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि हाजी अब्दुल्ला खुद उससे मिलना चाहता था।
और उसके लिए यह तरीकाकार इख्तियार किया गया था कि उसे गन पॉइंट पर अगवा किया गया था। लेकिन बाद में रहमान ने उसकी वजाहत कर दी थी कि अगर सीधे साधे तरीके से बात की जाती तो शायद शारिक इनकार कर देता, इसलिए उसे गन पॉइंट पर अगवा किया गया। लेकिन अब पिस्तौल रहमान की जेब में था और वो दोनों दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे थे। रहमान के कहने पर शारिक ने गाड़ी एक कोठी के सामने रोक ली। तो यह थी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।